ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर वक्त सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान इस खौफ में जी रहा है कि इस बार आतंकवाद को पालने पोसने की सजा उसे क्या मिलने वाली है। इस बार आतंकी साजिश के खिलाफ भारत कैसे पलटवार करेगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पाकिस्तान में इसी बात का डर बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान ने अभी बदला नहीं लिया, लेकिन बदले की आहट से ही पाकिस्तान में हर तरफ घबराहट है। लगातार पाकिस्तान के हुक्मरान अधिकारी एटम बम की माला जप रहे हैं। अब रूस में पाकिस्तान के राजदूत कह रहे हैं, अगर भारत हमला करेगा तो फिर पाकिस्तान एटम बम से जवाब देगा। एक तरफ राजदूत एटम बम की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी के सांसद कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान ने हमला किया तो हम तो इंग्लैंड भाग जाएंगे, क्योंकि ये मोदी है, छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान में खौफ का आलम ये। कल संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है। आज पाकिस्तान की सरकार विपक्ष को हालात की जानकारी दे रही है। पाकिस्तान में इस पूरी हलचल के पीछे हिंदुस्तान का भय ये कि इस बार आतंक का साथ देने की सजा क्या मिलेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के डर के पीछे हिंदुस्तान की हलचल भी है। कल नौसेना प्रमुख और आज वायुसेना प्रमुख की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था, आतंकवादियों और उनके पनाहगारों के खिलाफ हम निर्णायक फैसला लेंगे। भारत और पाकिस्तान के मेहमानों के साथ महादंगल की बहस हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। ये तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पाकिस्तान के अपने मंत्री, अपने सांसद ये स्वीकारते हैं कि उन सब ने अपने परिवारों के टिकट बाहर के लिए करा दिए हैं। खुद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मंत्री ये मानते हैं कि मोदी जी के अंडर में आज ही भाग रहे हैं और तब और तेजी से भागे। चर्चा शुरू करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान इस समय हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कुछ ही देर में भारत और पाकिस्तान से कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन पहले जनरल सिन्हा का रुख करते हैं और जनरल सिन्हा से समझते हैं। जनरल सिन्हा, जो पूरे देश में एक भावना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक जो सदियों तक पाकिस्तान को याद रहे, सर यही समय है, सही समय है उस सबक को सिखाने का? देखिए, मैं एक तुलनात्मक व्याख्या करना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। एक मच्छर और एक पाकिस्तान। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूँ। मच्छर और पाकिस्तान। मच्छर का नियत है, कैरेक्टर है बाइट करना, काटना, खून चूसना। पाकिस्तान की वही नियत है। आप एक चीज़ बताइए, क्या मच्छर के कैरेक्टर में, चरित्र में परिवर्तन कभी आएगा? क्या वो बाइट करना छोड़ेगा? कभी नहीं। तो इसका मतलब पाकिस्तान का भी वही चरित्र है, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तो सोल्यूशन क्या है? रिपेलेंट लगाइएगा तो मच्छर भाग जाएगा, फिर मच्छर आ जाएगा, फिर गिरा जाएगा, रिपेलेंट का जो इफेक्ट खत्म होगा। तो ये तो हम 1947 से ये खेल देख रहे हैं। तो सोल्यूशन यही है, क्या आप मच्छर को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाइएगा तो मच्छर मानेगा कि हम तुमको बाइट नहीं करेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। तो इसका सोल्यूशन यही है, मच्छर की मौत, और कोई सोल्यूशन नहीं है।
पाकिस्तान की मौत ही इस समस्या का समाधान है और कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सोच में, कोई भी आर्मी चीफ हो, चाहे जियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, चाहे मुनीर हो, चाहे एक्स बाजवा हो, उनके सोच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो फनी कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, गजवाए हिंद, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 जंग हारने के बाद भी वहाँ यहाँ के प्रवक्ता लोग जो टीवी पे आते हैं, हमारा बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। तो एक प्रवक्ता से मैंने पूछा था कि बेस्ट आर्मी का जरा डेफिनेशन बताओ। जो आर्मी 4 जंग हार गई वो बेस्ट आर्मी है, जिसने जिन्ना को मारा वो बेस्ट आर्मी है, जिसने फर्स्ट प्रधानमंत्री को मारा वो बेस्ट आर्मी है, जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को मारा वो बेस्ट आर्मी है, जिसने बेनज़ीर को मारा वो बेस्ट आर्मी है। जो जनरल्स लोग इंग्लैंड में और अमेरिका में कोठी लेते हैं, ये लोग रियली अपनी जनता का खून चूसते हैं, वो इनके लिए बेस्ट आर्मी है। सही कह रहे हैं सर आप, ये त्रासदी है और इस त्रासदी से जो पाकिस्तान के आम लोग हैं वो भी त्रस्त हैं। मतलब वो भी खुश होंगे जब भारत जो है इस पाकिस्तानी रूपी मच्छर को मसलेगा। आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर उदाहरण दिया है। जनरल सिन्हा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो जबान सुनाई पड़ रही है पाकिस्तान से, और वो भी उनके बड़े बड़े मंत्री, उनके राजदूत जो दुनिया के बड़े ताकतवर देशों में मौजूद हैं, अमेरिका से लेकर रूस तक, एटम बम, मतलब ऐसे लग रहा है कि एटम बम नहीं हो गया, कोई 2 का पहाड़ा हो गया, सब उसी को रटे जा रहे हैं सर, एटम बम एटम बम। रोमाना, मैं फिर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जी। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, रात को 2:30 बजे फ़ोन किया कि वाजपेयी जी, मुशर्रफ कह रहा है, कारगिल वार की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। मुशर्रफ कह रहा है, जनरल मुशर्रफ, कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। अच्छा। तो वाजपेयी जी का रिस्पॉन्स था प्रेसिडेंट अमेरिका को कि आप उसको, मुशर्रफ को बता दीजिए 20% ऑफ हिंदुस्तान को मैं राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं वचन देता हूं कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। हो गई मुशर्रफ की पतलून गीली हो गई। कहां गया वो एटॉमिक पावर, कहां गया वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं इशारों में रोमाना जी, ये जो तुम फुलझड़ी रख रखे हो ना अपने आर्सेनल में, ये टेक ऑफ करेगा तब तो टेक ऑफ करेगा तब तो, उड़े तो आकाश में, तुम्हारा टेरिटरी तो पहले छोड़े नहीं, मुश्किल है। ये फुलझड़ी को अपने पास रखो, और जो हमारी जो हमारी फर्स्ट नो स्ट्राइक पॉलिसी है उसमें भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। हमको जब मर्जी आएगा हम अपना न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ये करने की ज़रूरत है। और सर पाकिस्तान, उसकी ऐसी कोई नीति नहीं है ना कि नो फर्स्ट यूज वाली न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर? अरे रोमाना, पाकिस्तान की तो कोई नीति नहीं है, वो लोग मोकाटेरियन है, मोकाटेरियन, न नॉन वेजिटेरियन न वेजिटेरियन, मोकाटेरियन। जो सूट करता है वो है। किसी भी ट्रीटी का उसने सम्मान किया? किसी ट्रीटी का सम्मान नहीं किया। तो पाकिस्तान पे मैं सांप पे विश्वास कर सकता हूं, बट पाकिस्तान और चाइना पे मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता, ये मैं बता देता हूं। ठीक है सर। ये नाक रगड़ ले, मैं इन पे विश्वास नहीं करता, कतई नहीं। ये सही कह रहे हैं सर आप। मेरे ख्याल से कोई भी हिंदुस्तानी, क्योंकि इतनी बार पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोपा है ना सर, कि यकीन करना तो इन पर बनता ही नहीं है। मेरे साथ 2 और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड संदीप थापर जी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ, और पाकिस्तान से पत्रकार हैदर हयात खान जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। बहुत स्वागत आप सभी का। हैदर हयात खान साहब, मतलब ये वो दीवार पर लिखी हुई इबारत है जो पाकिस्तान को नजर आ रही है कि इस बार हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। और जिस बात का जिक्र अभी जनरल सिन्हा कर रहे थे कि साहब पाकिस्तान की मिसाल जो है वो मच्छर वाली है, कि मच्छर जो है उसकी जो खसलत होती है ना, खून चूसना ही है उसे, उससे बाज नहीं आ सकता। तो कब तक आप रेपेलेंट लगाएंगे? आखिरकार तो मच्छर को मसलना ही पड़ेगा सर, वही मुकम्मल इलाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रोमाना। मेरी आज कोशिश थी कि यहाँ पे आपके शायद कुछ सेंसिबल गेस्ट्स बैठे होंगे और उनके साथ इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सेंसिबल डिस्कशन हो सकेगी, लेकिन बहरहाल फिर आप लोगों ने जनरल सेना को बुला लिया, अब सेंसिबल डिस्कशन तो नहीं यहाँ पे हो सकती। बहरहाल आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़े से फैक्ट्स क्लियर करूँ और थोड़ी सी बातें जो आप लोगों के तवसत से आपके लोगों तक नहीं पहुंच रही वो बता दूं कि 29 और 30 अप्रैल की रात आप लोगों ने अंबाला से 4 राफेल उड़ाए थे और उन चारों को यहाँ से हमने जैम भी किया और उन चारों को दुम दबा कर भगाया हम लोगों ने यहाँ से। ये आप लोग अपने लोगों को नहीं बता रहे, ये जिन रफाइल्स के ऊपर आप लोग गुरूर करते हैं ना, ये उन रफाइल्स का हम लोगों ने इन्हें मनोहर कहानियां सुनाने की आदत है जनरल से रोकने लग गया ना। वो हैदर वो रफाल वो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे, काटना ले, सीएपी कर रहे थे, वो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो हिंदुस्तान के अपने तरफ से थे
और तुमने भगा दिया, तुमने भगा दिया। अरे हम अपने क्षेत्र में कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और तुमने भगा दिया। कार देश, तुम क्या भगाओगे? तुम क्या भगाओगे? MiG-21 से तुम्हारा F-16 हम उड़ा देते हैं, तुम क्या भगाओगे? तुम क्या भगाओगे? 4 जंग हारने वाले तुम हमसे क्या टकराओगे? अभी तुमको, अभी तुम बच्चों आगे आगे देखो, तुम आगे आगे देखो, तुम लोग जितना जोश दिखाते हो यहाँ टीवी पे, अपने सेना को बोलो उतना जोश बैटलफील्ड में दिखाए, उतना जोश बैटलफील्ड में दिखाए। यार टीवी पे TAP पे छड़पना बहुत आसान है, अपने सेना को क्यों नहीं बोलते हो? शक्ति प्रदर्शन करे बैटलफील्ड में, शक्ति प्रदर्शन करे बैटलफील्ड में। ये गधा बेचना शुरू खत्म कर दे चाइना को, ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग करना खत्म करना शुरू कर दे। इंग्लैंड में, अमेरिका में कोठी बनाना छोड़ दे तुम्हारे आर्मी चीफ। जो लुटेरे हैं तुम्हारे आर्मी चीफ, देश को बर्बाद कर दिया, फकीर चंद बना दिया। तुम लोग कटोरा ले लेके भीख मांग रहे हो, अरे कुछ तो शर्म करो। अरे तुम्हारी इज्जत क्या है? सब जगह जाके भीख मांगते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, गरीबी इतनी छा गई है। अभी तुम 28 बार तुम वर्ल्ड बैंक से तुम लोन लेते हो, बेल आउट करवाते हो, 28 बार हाईएस्ट। तुमको FATF लिस्ट पे डाला जाता है, तुमको FATF पे क्यों डाला गया बताओ? हैदर साहब आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो तो दुनिया ने देखी है। हैदर साहब आपकी कैपेबिलिटी तो दुनिया ने देखी है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी दुनिया ने देखी है ना। बालाकोट में जो हुआ वो दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी दुनिया ने देखी सर। अभी जिस बात का जिक्र जनरल सिन्हा ने किया कि कैसे MiG-21 से हम F-16 गिरा देते हैं सर, ये कैपेबिलिटी क्या जबरदस्त कैपेबिलिटी पाकिस्तान की सर। सारी दुनिया आप लोगों की कैपेबिलिटी तो देख रही है ना सर। आप लोगों की कैपेबिलिटी है सर कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में घुसकर आपके आतंक को नेस्तो नाबूद करता है। ये कैपेबिलिटी है सर आप लोगों की। आपकी कैपेबिलिटी सर ऐसे भी दुनिया देख रही है, आपकी कैपेबिलिटी दुनिया ऐसे भी देख रही है सर कि आप बड़े बड़े आतंकवादियों को अपने आप पाल रहे हैं सर। दुनिया देख रही है सर आपकी कैपेबिलिटी। मसूद अजहर सर, तमाम जो हैं, हाफिज सईद सर, सारे आतंकवादी आपके यहाँ है सर। आपकी कैपेबिलिटी दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है सर आपकी कैपेबिलिटी। मुबारकबाद देंगे आप लोगों के। ओसामा बिन लादेन को ये बचा नहीं पाते हैं, ये कैपेबिलिटी इनकी ये है। ये जिन्ना को नहीं बचा पाते हैं पाकिस्तान आर्मी से, पहला प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाते हैं, जुल्फिकार भुट्टो को नहीं बचा पाते हैं, बेनजीर को नहीं बचा पाते हैं, आम जनता को नहीं बचा पाते हैं। ये कैपेबिलिटी है इनका, ये इनकी कैपेबिलिटी है। सही बात है, इनकी कैपेबिलिटी पूरी दुनिया देख रही है। सरदार तैयब खान साहब के पास मैं रुक कर लेती हूँ जरा, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा सवाल यह है तैयब खान साहब कि अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि बचने का कोई रास्ता पाकिस्तान के पास नहीं, इसी वजह से पाकिस्तान दुनिया भर के मुल्कों में घूम रहा है और उनसे गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो, अगर कुछ हो गया तो देखो दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा, हम तो परमाणु बम, एटम बम, हम तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सर ये रणनीति, इसमें दुनिया क्यों फंसेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह आप लोगों में इस वक्त जो जंगी जनून सवार है, और सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये बता दें कि राफेल तैयारा जिसका आप यहाँ चर्चा करते हैं, यहाँ सुबह से और शाम तक उसकी इंसर्शन वगैरह चलवाते हैं, तो राफेल तैयारे का एक्सेस अभी तक आपको फ्रांस ने दिया है? अभी तक तो आपने फ्रांस से राफेल तैयारे का एक्सेस तक नहीं लिया और आप पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को बता देंगे, सफास्ती से कर देंगे। क्या एक्सेस नहीं दिया? क्या एक्सेस नहीं दिया? किस चीज का एक्सेस नहीं दिया? किस चीज का एक्सेस नहीं दिया? शब्दों के जाल बिछा के नहीं कंफ्यूज कर सकते। क्वांटिफाई करो, तुम अपने स्टेटमेंट का क्वांटिफाई करो। किस चीज का एक्सेस नहीं दिया? किस चीज का एक्सेस नहीं दिया बताओ? किस चीज का एक्सेस नहीं दिया बताओ? ठीक है जनरल सिन्हा, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है सर, जवाब लेते हैं। तैयब खान साहब, किस चीज का एक्सेस नहीं मिला सर, बताइए ना। अब भी जवाब मिलेगा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन एक्सेस किस चीज का नहीं मिला? जो है वो आपके साथ एक्सेस किस चीज का नहीं मिला? रफेल का? अरे रफेल का आर नहीं तुमको पता है? रफेल का आर नहीं पता है, अब बकवास कर रहे हो एक्सेस नहीं मिला। क्या जानते हो तुम रफेल के बारे में? उसको एक तरफा क्या जानते हो? कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। इनकी आवाज में काफी दिक्कत आ रही है। सरदार तैयब खान की आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा हैदर जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से जो पत्रकार मौजूद हैं।
हैदर साहब लीजिए, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए यहाँ पर। आप दो लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ तैयब खान है जो बता रहे हैं कि साहब देखो तो इनको तो एक्सेस ही नहीं मिला, दूसरी तरफ आप हैं जो कह रहे हैं कि साहब देखो हमारे यहाँ आ रहे थे, हमारे यहाँ आ रहे थे। मतलब सर कितना कंफ्यूजन, आप लोग कंफ्यूज हैं सर, आप लोग अपने लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं सर, आप लोग डर में हैं सर, क्योंकि डर में ही ऐसा होता है सर, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सोचने समझने की जो सलाहियत है इंसान की वो खत्म हो जाती है सर, और फिर इसी तरीके के बयान देता है जैसे आप लोग बयान दे रहे हैं। हैदर साहब, पाकिस्तानी कौम जो है वो आपको 2019 वाला और अभी लंदन में चाहे ये सारा कुछ भूल जाएगा जब हम आपको जवाब देंगे। तो आप एहतियात करें और जग रसाई थोड़ी बनाए। कल कोलंबो में ही पाकिस्तानी सफारत खाने के आप दोनों हैदर हयात खान, सरदार तैयब खान दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं। अरे भाई आपस में तो थोड़ी शांति रख लीजिए, आपस में तो शांति रख लीजिए। आप लोग तो एक ही देश में हैं, आपस में तो शांति रख लीजिए। आस पड़ोस वालों में तो आप शांति रखते नहीं है, आस पड़ोस वालों के साथ तो आप शांति से रह नहीं सकते, आपस में रह लो शांति से। सरदार तैयब खान, हैदर हयात, आप दोनों आपस में ही आदमी बोलो। हाँ जी, आइए हैदर जी। तो आप साथ ही बीवी बन जाती हैं और टोकना शुरू कर देती हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करें, सुन लिया करें। आप लोग तो सुनना बर्दाश्त नहीं करते, आप लोगों ने मुकाबला खाक करना है हमारा, आप लोग तो सुनना बर्दाश्त नहीं करते हम लोगों को। तो और भी तकनीक भी साथ नहीं दे रही है सर, पाकिस्तान का तकनीक भी साथ नहीं दे रही है। जनरल सिन्हा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान के मेहमान हैं उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं ब्रिगेडियर साहब का रुख करती हूँ, ब्रिगेडियर थापर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा ब्रिगेडियर थापर से समझते हैं पाकिस्तान की हालत। ब्रिगेडियर थापर, आप क्या असेस कर रहे हैं सर? देखिए, जो हरकत इनके चीफ ने की है इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी ISI इसके पीछे है, उन्हीं के नुमाइंदों ने, उन्हीं के चेले सपाटों ने ये हरकत की है, जो उनके ग्रुप्स हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि ये करो, इसमें पाकिस्तान की छाप है। तो अभी चाहे ये शायद चीफ ने किया है या ISI ने किया है और सरकार को पता नहीं है, वो चीफ कुछ दिक्कत आ रही है, ब्रिगेडियर थापर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जनरल सिन्हा के पास एक बार फिर से लेकर चलूंगी दर्शकों को, और बाकी मेहमानों से हम जरा संपर्क ठीक करवाते हैं, वरना बात समझ में नहीं आ रही है किसी की। जनरल सिन्हा, यहाँ पर अगर पाकिस्तान की सिचुएशन को असेस किया जाए सर, वो क्या लग रही है इस वक्त? देखिए, ऐसा है, ये जनरल मुनीर का रोल है। हाँ जी। और मुझे कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ को नहीं पता था, शहबाज शरीफ को पता था, इसीलिए एक दिन पहले वो टर्की चला जाता है, इसलिए कि टर्की से मदद, जब यहाँ आग लगेगी, आतंकवाद होगा तो सिचुएशन भड़केगा, तो वो टर्की में रहेगा सपोर्ट मांगने के लिए, किसी भी तरह का सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल, वेपन सपोर्ट, व्हाटएवर। तो ये सब मिली, सभी एक ही साइड के चिट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। और अभी तो और बताता हूँ, कैन यू इमेजिन कि एक ही पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स आर्मी कंट्रोल करती है, नहीं कि सेलेक्टेड गवर्नमेंट। विश्व में एक ऐसा देश है। दूसरा अजूबा बात कि अभी हाल फिलहाल में 5-6 दिन पहले सर्विंग ISI का DG उसको NSA बना दिया जाता है। कैन यू इमेजिन? इसका मतलब है सर्विंग है वो, इसका मतलब है वो रिपोर्ट करेगा आर्मी चीफ को, इसका मतलब है जो भी डिसीजन होगा NSA वो अब आर्मी चीफ के माध्यम से होगा। तो सरकार, अरे क्यों ये फार्स क्रिएट करते हो प्रजातंत्र का? मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑर्डर करो। जनरल सिन्हा, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि इस बार एक पूरा पैटर्न हमने देखा, कैसे वो 16 अप्रैल की तारीख थी और ये पाकिस्तान का सेना प्रमुख, जिसे अब दुनिया जिहादी जनरल कह रही है, उसका हिंदू मुस्लिम के बीच जहर वाला बयान सामने आता है, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाता है, और उसके बाद 22 अप्रैल हम देखते हैं पहलगाम में क्या होता है सर। हमारे अपने भारतीय नागरिकों को धर्म के आधार पर हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि ये पूरा का पूरा जो क्रोनोलॉजी बता रही है पाकिस्तान का दाव, क्या इस बार इस जिहादी जनरल का दाव उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान पर? देखिए, मुझे लगता है उल्टा पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बेवकूफ़ देश है कि ये मिलिट्री कू कर, एक्चुअली ये जनरल मुनीर जो है वो डिफेंसिव मोड में है।
आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी 3 हिस्सों में बंट चुका है। ऑफिसर्स और ट्रुप्स लॉयल टू इमरान खान, ओके, ऑफिसर्स एंड ट्रुप्स लॉयल टू जनरल मुनीर, एक दूसरा ग्रुप है। ये जो आर्मी डिवाइडेड है, जिस आर्मी के ऑफिसर्स और जवान मास लीव पे जा रहे हैं, जिस आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स जनरल मुनीर को चिट्ठी लिख रहे हैं कि रिजाइन करो नहीं तो फेस द म्यूजिक, वो आर्मी लड़ेगी क्या लड़ेगी? तो मुनीर को खतरा नजर आ रहा था। तो बेस्ट वे है देश को कैसे यूनाइट किया जाए, इस तरह की हरकत करो, बवाल होगा, हिंदुस्तान की तरफ से अटैक का डर आएगा, पूरा देश हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा, हम कूक कर देंगे, फिर हम 1 महीना के बाद मुनीर को रिटायर करना है, हम कूक कर देंगे, फिर हम और एक्सटेंशन मिल जाएगा, डिक्टेटर बन जाएंगे पूरा। और सर दूसरी तरफ सर ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से रेलेवेंस पाकिस्तान की कोई बची नहीं है ना, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं दुनिया में रेलेवेंट बनाने की भी ये एक पाकिस्तान की कोशिश, जो इस आतंकवादी हमले के जरिए पाकिस्तान ने स्क्रिप्ट लिखी। अब देखिए कैसे कभी यूएन भाग रहा है, कभी अमेरिका से मदद मांग रहा है, कभी रशिया से मदद मांग रहा है, और दुनिया को बता रहा है कि साहब मैं न्यूक्लियर पावर हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये खुद को दोबारा रेलेवेंट बनाने की कोशिश भी है। नहीं, ये तो देखिए, मैं जैसा इसका स्ट्रेटजी बताया ना जी, ये आतंकवाद करता है, फिर हिंदुस्तान से थ्रेट आने का डर होता है, फिर देश पूरा पीछे खड़े हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी के, बिकॉज ये लोग लुटेरे हैं। इनके जितने एसेट्स, जनरल्स के एसेट्स हैं पाकिस्तान जनरल्स के, वो आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं। बाजवा जब कोर कमांडर था, लेफ्टिनेंट जनरल था, तो इनकम टैक्स रिटर्न में उसका दिखाता है इनकम टैक्स लायबिलिटी 0, एक लेफ्टिनेंट जनरल, और जब रिटायर करता है तो $10 बिलियन। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा आया? पहले अमेरिका में कोठी, ये लोग रियल एस्टेट डीलर करते हैं, सस्ते में ज़मीन खरीदा। कैन यू इमेजिन कि आर्मी के रियल एस्टेट कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में डील करती है, ये ईद वगैरह में बकरा, मुर्गा, अंडा सप्लाई करते हैं, वो आर्मी क्या लड़ेगी रुमाना? सही बात है सर। तो अच्छा, वहाँ तो बिजनेस मॉडल आर्मी का चलता है पूरी तरीके से। जी, दुख इस बात का है कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता है कि उनका मेन दुश्मन कौन है। उनका मेन दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, उनका मेन दुश्मन है पाकिस्तान का आर्मी चीफ। मैं तो सर लगातार इस बात को दोहरा रही हूँ कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के बच्चों की मौत का सबब बन रही है। सर ये पाकिस्तान की फौज है जो पाकिस्तान के बच्चों की मौत की वजह बन रही है। और इस बीच भारत की जो बड़ी तैयारी है, मैं आ रही हूँ जनरल सर आपके पास, जरा दर्शकों को कुछ जानकारियां दे देते हैं सर, उस पर इसी पर बात कर लेंगे। एक तो वायुसेना प्रमुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, आज ही ये मुलाकात हुई है। इससे पहले कल नौसेना प्रमुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और देखिए बिल्कुल ये 1-to-1 बैठकें चल रही हैं। इससे पहले आप जानते हैं एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है, नौसेना का अभ्यास वहां ईस्टर्न कमांड में अभ्यास चल रहा है। तो इस तरीके से लगातार ये जो भारत में हलचल है, जिससे भारत की एक बड़ी तैयारी नजर आ रही है, इसी पर जरा जनरल सिन्हा के पास हम लेकर चलते हैं दर्शकों को। जनरल सिन्हा, ये जिस तरीके की हलचल और जिस तरीके की तैयारियां हमारे यहां देखने के लिए मिल रही हैं, इससे ये तो सर संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़ा होगा। इस बार कुछ ऐसा भारत करने जा रहा है सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को, जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ऐसे में वो क्या हो सकता है सर? क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा मिट सकता है या बदल सकता है? किस तरीके की कार्रवाई भारत की तरफ से की जा सकती है? अल्टीमेट एम यही है, मैप से पाकिस्तान को गायब कर दो या इतना कमजोर कर दो कि वो जो अभी उसके पांव दो तीन हाथ काट दो, एक पांव काट दो, लंगड़ा बना दो। एम वही है। दूसरी बात रोमाना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ग्रैंड स्ट्रैटेजी में शामिल है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, वाटर वॉर, तुम्हारा अपना इसका डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, यूनाइटेड नेशंस में घेरना, FATF में डलवाना। सही। तो ग्रैंड स्ट्रैटेजी ये मल्टी प्रोंग्ड अटैक है, परफेक्ट, मल्टी डायरेक्शनल मल्टी प्रोंग्ड अटैक है पाकिस्तान पे। अब बुद्धिमत्ता, सोन्जू एक चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट था, उसने कहा था कि आर्ट ऑफ वॉरफेयर का मजा तब है जब बिना तलवार उठाए दुश्मन को खत्म कर दो। वही चीज चाणक्य ने कहा था। तो सवाल ये अभी है, ऐसा है कि फेज 1 असॉल्ट का मोदी जी ने लॉन्च कर दिया। IWT बंद, एम्बेसी में खत्म, अभी पोस्टल सर्विस बंद, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं। तो धीरे धीरे जो हाथ है स्क्वीज करते जा रहे हैं मोदी जी, करते जा रहे हैं। जब गर्दन एकदम नजदीक आ जाएगा हाथ, तब हम लोग ऐसे दबा देंगे, तब पाकिस्तान की मौत होगी। अब मुझसे कोई पूछेगा, देशवासी आप मुझसे पूछोगे कि सर जंग कब होगा, इसका उत्तर अभी मैं बोल नहीं सकता।
मुझे राजकुमार का खाली एक डायलॉग याद है, एक पिक्चर सौदागर था मेरा ख्याल है, कौन पिक्चर था जी, कि हम मारेंगे तुम्हें जरूर, वक्त भी हमारा होगा, हथियार भी हमारा होगा, जगह भी हमारा होगा, हम तब मारेंगे। ये जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। अभी देखो गाज़ा में 1 साल से चल रहा है, यूक्रेन कितने साल से चल रहा है। हम लोग जब बांग्लादेश वॉर लड़े थे करीब 8-9 महीने का प्रिपरेशन सैम मानेकशॉ ने मांगा था, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी ने मांगा था इंदिरा गांधी से। जब आप करते हो यू शुड अटैक। आपने बॉक्सिंग देखा होगा जी। बॉक्सिंग में एक होता है शैडो पंचिंग, एक होता है नॉकआउट ब्लो। तो अभी शैडो पंचिंग चलता रहेगा, रोमाना चलता रहेगा। इस शैडो पंचिंग को हम कब कन्वर्ट कर देंगे नॉकआउट ब्लो में, वही है पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगेगी इसकी, पता नहीं चलेगा कि कौन सा नॉकआउट ब्लो आ रहा है। सही बात, वही होगा। अब मोदी जी इसके मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, वही वो करेंगे। और फिलहाल सर दिख भी रहा है पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा है जैसे वो डर डर के खुद ही मर जाएगा। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ब्लो जो है वो शैडो ब्लो के तौर पर आगे बढ़ रहा है या फिर कौन सा जो है वो नॉकआउट पंच उसकी तरफ आने वाला है। इसी डर में, इसी खौफ में पाकिस्तान इस वक्त है। तो पाकिस्तान हालांकि एटम बम की वो गीदड़ भपकियां लगातार दे रहा है और पाकिस्तान के सांसद जो हैं वो कह रहे हैं मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा, अगर कुछ होता है मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा फौरन। जरा सुन लीजिए पहले इनका बयान भी। बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो ये पाकिस्तान में भय का हाल है। जरा खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से भी हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान इस वक्त, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और उनसे जानते हैं इतना डर रहे हैं मतलब सांसद आपके यहाँ के, और वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ होता है, हैदर अयाद खान, ये शेर अफजल खान कह रहे हैं मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। देखिए शेर अफजल मरवत जो है, आपने अगर उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी हो, अपनी मर्जी के चंक्स ना अंदर से निकाल के चला दिया करें। मरवत साहब जो हैं वो इस तरह का मजाक करते रहते हैं। उन्होंने बाद में भी कहा वो मेरी खाला का बेटा तो नहीं है। तो उनकी बातों को अगर आप इस तरीके से सीरियस लेके इस तरीके से आप लोग चला रहे हैं तो फिर तो अजीब ही मामला है। आप लोगों के फैक्ट्स चलाएं, हकीकत दिखाएं, लोगों की अप्रोच बताएं। यहाँ पर इस वक्त आपके भारत में एमपी है सर, सांसद है, डर का आलम है। आपके यहाँ के सांसद जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर कुछ होता है तो वो नेता हैं आपके यहाँ के, लोगों ने इनको चुना हुआ है, वो कह रहे हैं मैं तो भाग जाऊंगा। तो जरा सोचिए आम लोग, उनके मन में क्या चल रहा होगा अभी। उन्होंने मजाक के अंदर ये आपको मजाक, उन्होंने मजाक और वो ये बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो यही कह रहे हैं ना कि भाई हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हम बेबस हैं हिंदुस्तान के सामने। 13 दिनों से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। आप मुझे चले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उनकी ये बेबसी वाली स्टेटमेंट आप मुझे दिखाते हैं। कह नहीं रहे कि मेरे कहने से थोड़ी रुक जाएगा कोई, वो मेरे खाला के बेटे हैं तो बेबसी तो दिखा रहे हैं अपनी, और क्या दिखा रहे हैं आप? चैलेंज कर रहे हैं मुझे, अभी मैंने सुना है। कॉमन सेंस यूज करें, पर वो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों में तो मतलब बेसिक सेंस आगे नहीं है। कॉमन सेंस आप लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने मजाक में एक बात की है और उसको मजाक में ही जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। सर वही तो पता नहीं किस किस चीज के ऊपर इतने सीरियस होते जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ आपकी कॉमन सेंस देखकर, मतलब आपकी कॉमन सेंस देखकर सर मैं हैरान हूँ, पूरी दुनिया हैरान है कि इतना संवेदनशील मुद्दा है सर, आतंकवाद का मुद्दा है सर, जहां पर लोगों को चुन चुनकर धर्म के आधार पर मार दिया गया है ना सर, और उसकी बात हो रही है और आप लोग जो है सर उसको इतना हल्के में ले रहे हैं। आप लोगों ने उसको मजाक बना दिया सर। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं आपकी नजर में ना सरदार तैयब खान साहब, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। इतना इनसेंसिटिव पाकिस्तान सर, जो इंसान को इंसान नहीं समझता। सरदार तैयब खान साहब, हम तो कंडेम करते हैं उस चीज को, हम तो रोमाना कंडेम करते हैं जो कुछ पहलगाम में हुआ, लेकिन हम साथ आपको ये भी कहते हैं कि उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, न्यूट्रल इंक्वायरी करें और जो असल कसूरवार है नरेंद्र मोदी उसको सजा दें। हम तो आप लोगों को ये कह रहे हैं, आप लोग ये चीज एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे। सजा नरेंद्र मोदी ही देंगे सर, सजा नरेंद्र मोदी ही देंगे, आप बेफिक्र रहिए सर। उरी के बाद, पुलवामा के बाद सर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सर निर्णायक लड़ाई लड़ी आतंकवाद के खिलाफ, आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सर सजा देंगे, नरेंद्र मोदी ही सजा देंगे सर। बड़ी खबर आ रही है, बता देती हूं जरा, भारत से तनाव को लेकर पाकिस्तान में फूट पड़ रही है। इमरान खान की पार्टी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, हालात की जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। और आप जानते हैं इससे पहले जनरल मुनीर की तरफ से जेल में
पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों को भी भेजा गया था इमरान खान को मनाने के लिए। लेकिन यह बड़ी खबर है, इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान में जो आज सर्वदलीय बैठक होनी है उसका बहिष्कार कर दिया है। सरदार तैयब खान साहब, आपका तो देश ही एकजुट नहीं है सर, उसी में फूट पड़ रही है। लीजिए, ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही थी और इमरान खान की पार्टी इससे गायब। वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कमेंट करना चाहूंगा, ये शेर अफजल मरवत के हवाले से आपने एक वीडियो चलाई है, उनका पार्लियामेंट हाउस वाला एक क्लिप चलाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो तंजिया तौर पे कह रहे हैं और मरवत साहब के साथ मेरा बड़ा जाती तल्लुक है। मरवत साहब डरने वालों में से नहीं है, मरवत साहब तो लड़ने वालों में से है। तो तंजिया उन्होंने कहा वो कहीं भी नहीं जा रहे, पाकिस्तान में ही मौजूद है और वो इंशाल्लाह आपको सफ़े अव्वल में नजर आएंगे शेर अफजल खान मरवत। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तल्लुक है या पीटीआई की आज की वो जो मीटिंग के हवाले से उनका जो एलामिया है उस हवाले से उन्होंने कहा कि हम अपनी वाजी पाकिस्तान के बिल्कुल जो है वो साथ खड़े हैं और हम पूरी कौम मुत्तहिद है। बाकी उनका पार्टी का फैसला है, उनका कहने का मकसद यह है कि इमरान खान साहब को एपीसी में बुलाया जाए, इमरान खान साहब को लाया जाए और हुकूमत अगर इसमें संजीदा है तो लाएं और इमरान खान साहब को भी जो है उसमें बिठाएं ताकि मिलजुल कर जो है वो आगे बढ़ा जाए। बड़ा ये हमारा इंटरनल मामला है। ये देखिए ना, आपके इंटरनल मामले में आपने खुद ही कह दिया कि वहां इमरान खान की पार्टी कह रही है कि अगर आप लोग संजीदा हैं, मतलब संजीदा मतलब अगर आप लोग सीरियस हैं, वो अपनी सरकार से कह रही है कि अगर आप लोग सीरियस हैं तो मतलब आपकी सरकार ही सीरियस नहीं है ना सर। अभी आपने वो जिन शेर अफजल खान का जिक्र किया सर, वो सीरियस नहीं नजर आ रहे। मुझे ये समझा दीजिए सीरियस है कौन? मैं तो पहले ही कह रही थी सर, आप लोगों ने मजाक बना दिया। मतलब एटम बम, वो पाव पाव भर वाले बम, आप लोगों ने तो हद कर दी सर। आप तो एक बड़ी कंट्री है, बड़ा मुल्क है, 1 अरब आबादी है आपकी। और ये भी साथ बता दें कि जो सिखों की वहां तरीक चल रही है, जो मुसलमानों का कत्लेआम जो हो रहा है, उस हवाले से भी थोड़ा सा फरमाइएगा कि क्या सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान मुल्क है? कहाँ हो रहा है मुसलमानों का कत्लेआम? कहाँ हो रहा है? कहाँ पर? कौन सी सिखों की बर्बादी? मतलब कहाँ की खबरें सुना रहे हैं, कहाँ की खबरें उड़ा रहे हैं? वो कहते हैं ना चंडू खाने की खबरें उड़ाना, उस हाल में आप लोग पहुंच गए। अफवाहें, भ्रम, यहाँ सब खैरियत से है सर, यहाँ सब खैरियत से है। हाँ, गिलगिट बाल्टिस्तान में वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं जो आपके यहाँ मिनरल एक्ट आया है। हाँ, बलोचिस्तान में वहां पर लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं सर, आप लोगों की सरकार के खिलाफ नाराजगी की। यहाँ तो सर भारत, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, एबीपी न्यूज का स्टूडियो और रोमाना इसार खान बैठकर सवाल पूछ रही है सर आपसे। यहाँ तो कोई डर और भय नहीं है सर। आपकी तमाम स्टेक होल्डर मुत्तहिद है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो कोई भी जमात हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर है। ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। आप उधर इंडिया की खैर बनाए तो सर्वदलीय बैठक से का बहिष्कार कर रहे होते। इमरान खान की पार्टी पहुंच नहीं रही सर्वदलीय बैठक में, आप यहाँ पर मुझे बता रहे हो कि सब एक है। गलथेथरी का जवाब नहीं है रोमाना, गलथेथरी का जवाब नहीं है। डिनायल मोड, डिनाई करते जाओ। वो ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार है, ये बोलता है हम लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। क्या यार, क्या तुक है, क्या तुक है। सरदार तैयब खान साहब, ये तुक समझ ही नहीं आ रहा ना हम लोगों को। मतलब वो बहिष्कार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम तो जी सब एक हैं। ये गजब का एक का है सर कि आंख से आंख मिलाएंगे नहीं, साथ में बैठेंगे नहीं। ये कौन सा एक का है सर? आप में तो आपस में फूट पड़ी हुई है पाकिस्तान में, देखिए फूट पड़ गई है। कमाल का लॉजिक है, आपने जो है कमाल का लॉजिक है। दरख्त गिराने के, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए और आपने बेतुकी बातें करने में रोमाना इनका कोई जवाब नहीं। बेतुकी बात करने में इनका कोई जवाब नहीं, किया था कोई जवाब नहीं। आए हमला करें तो सही, करेंगे बच्चों करेंगे, बेफिक्र रहिए, करेंगे क्योंकि आतंकवाद का सफाया हमें करना है। तुम पूरी तरह से बेहोश हो जाओगे, सफाया हम करेंगे। हम आतंकवाद को खत्म करेंगे जड़ से सर। सख्त से सख्त सजा इस बार दी जाएगी पाकिस्तान को इस आतंकवाद के लिए, ऐसी सजा जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा सर। लेकिन वो कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, तय हम करेंगे सर। ये आपकी चॉइस है कि आपने जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन करना है या फिर आपने अमन से बात करनी है। अगर आप करना चाहते शौक पूरा कर कोई अमन से बात नहीं, हमारी सेना कोई अमन से बात नहीं, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं। अब एक्शन होगा, एक्शन, कोई बातचीत नहीं। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, मोदी जी ने साफ कर दिया है। कोई बातचीत नहीं। तुम्हारा शहबाज शरीफ बोलता है हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। नॉनसेंस,
सही, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं है। एब्सोल्युटली। अब एक्शन होगा, ब्रिगेडियर थापर का रुख एक्शन, कर लेते हैं सजा, जरा, ब्रिगेडियर थापर का रुख कर सजा। लेते हैं। और बस मैं ये गुजारिश करूंगी कि एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कुछ मेहमान जो हैं ब्रिगेडियर थापर भी स्काइप से जुड़े हुए हैं, अगर उस दौरान बाकी मेहमान बोलेंगे तो फिर एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे, तो सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है? हैदर साहब सुन लीजिएगा, फिर आपके पास आऊंगी। सरदार साहब आप भी सुन लीजिएगा, फिर आपके पास आऊंगी। ब्रिगेडियर थापर, पाकिस्तान कह रहा है कि साहब देखिए, समझ लीजिए कैसे करना है, हल कैसे करना है, हम तो इसके लिए तैयार हैं, हम तो उसके लिए तैयार हैं। सर, लेकिन पाकिस्तान पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है ना। ये एक और कहीं ना कहीं बचने की कोशिश पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रवाना, पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जब भी ऐसी चीज होती है दो चीजें करते हैं वो। एक वो ये जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं उसकी रट लगाना शुरू करते हैं। इनको भी पता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में कुछ नहीं होगा। इन्होंने 26/11 में ये नहीं माना था कि ये पाकिस्तानी है, जब तक कि हमने खुद ही इन्हीं की टीवी किसी ने पकड़ के बोला कि यहाँ का लड़का है, और उसने डिटेल निकाली कि ये दोनों जो वो जिंदा पकड़ा गया था उससे उगलवाया था कि वो पाकिस्तानी है। तो वहां इन्होंने कारगिल में, जिसमें जनरल साहब लड़ रहे थे, मैं भी था, इन्होंने अपने शहीदों की ये बोलते रहे जी ये तो मुजाहिद हैं, इन्होंने बॉडियां नहीं ली थी अपने ट्रूप्स की, तो ये झूठ बोलने में तो तेज हैं। तो दूसरी ये बात करते हैं, जब ये इनके हाथ पैर फूल जाते हैं तो ये न्यूक्लियर कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि हम तो न्यूक्लियर मिलकर हम न्यूक्लियर गिराएंगे। ये इनकी औकात नहीं है न्यूक्लियर फेंकेंगे, क्योंकि इनको पता है हिंदुस्तान के पास भी है। ये दो फेंकेंगे, हम दो फेंकेंगे, हमारा पंजाब जाएगा, इनका पूरा मुल्क चला जाएगा। तो ये सिर्फ चाहते हैं कि हम जब न्यूक्लियर कार्ड खेलें तो जो जिम्मेवार मुल्क है, यूएन है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, वो प्रेशर डालें हिंदुस्तान दोनों के ऊपर कि हाँ भी तुम बातचीत करो, तुम लड़ो नहीं। ये न्यूक्लियर कार्ड इसलिए खेलते हैं क्योंकि अंदर से डर है, इनको पता है। ये जो बेशक टीवी पे आके बोलते रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको भी पता है कि हमारे साथ नहीं लड़ सकते। इनकी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनकी मिलिट्री में काबिलियत नहीं है, इनकी मिलिट्री भी लड़ सकती है, लेकिन सम ऑफ होल अप्रोच जो सिग्नेचर, ये खाने के वांदे पड़े हो, उनके पास पैसे हैं नहीं, इनके पास 4 दिन से ज्यादा हम मोबिलाइज कर लेंगे तो 20 दिन के बाद इनकी सरकार घुटनों पे आ जाएगी। पैसे इनके पास, ऐसा नहीं होता। बहुत इफेक्ट होते हैं लड़ाई के भी। लड़ाई में तो जो होगा वो तो होगा, वो अभी टीवी में हमने बोलने से कि कौन जीतेगा वो बाद में देखा जाएगा। हमको क्लियर है कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। सही कह रहे हैं। और इसी मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही सोच के दिया है कि इनके साथ कोई बातचीत करने का मतलब नहीं है, ये सुधरने वाले नहीं है, बालाकोट से भी ये नहीं सीखे। इनको इस बार एक ऐसा सबक सिखाना है ताकि अगली बार इनका कोई चीफ या कोई सोचे कुछ करने का, वो 2 बार सोचे कि मैं ये करूंगा। वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि लातों के भूत है बातों से नहीं मानते हैं। मतलब कहना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअली हाल यही है, हाल यही है सर। इसी स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। और यहाँ आपने सही कहा सर कि आप अगर कंपैरिजन भी करके देखेंगे ना, तो पाकिस्तान की हैसियत है ही क्या हिंदुस्तान के सामने। मुझे लगता है जरा सा हैदर हयात खान के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। मतलब गोला बारूद की अगर तुलना कर ली जाए तो 100 घंटे भी आप लोग हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते हैदर हयात खान। 96 घंटे का गोला बारूद है, क्योंकि वो हालत इतनी खस्ता थी, वो सारा गोला बारूद भी सारा इन्होंने जो इनका स्टॉक था वो यूक्रेन को बेच दिया। सर हैदर हयात खान, आटा है नहीं इनके पास, तेल है नहीं, ये गोला बारूद क्या बात कर रहे थे। जी हैदर हयात, चलें, ये ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, मैंने बड़ा खामोशी से इनको सुना और अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी खामोशी से सुने। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत अददी एतबार से हम पर बर्तरी रखता है। आप लोगों के पास फाइटिंग सोल्जर्स ज्यादा हैं, आप लोगों के पास फाइटर जेट्स ज्यादा हैं, आप लोगों के पास टैंक्स ज्यादा हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये गुफ्तगू की थी कि नंबर्स कभी भी जंगों के अंजाम का फैसला नहीं करते। अगर नंबर्स से जंगों के अंजाम पे, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंजाम का फैसला होता तो 27 फरवरी 2019 को भी आपके पास फाइटिंग सोल्जर्स ज्यादा थे, तब भी आपके पास फाइटर जेट्स ज्यादा थे, लेकिन हम लोगों ने आपके 2 जहाज गिराए, आपका एक पायलट जहन्नुम वासिल किया, दूसरा गिरफ्तार किया, चाय पिलाकर वापस भेज दिया। तो नंबर्स की बुनियाद पर जंगों के अंजाम का फैसला नहीं होता। सेकेंडली, ब्रिगेडियर साहब थोड़े सेंसिबल लगते हैं मुझे, वो समझते होंगे कि मौजूदा जो तरीका है जंगों का,
उसमें एयरफोर्स का बहुत कलीदी किरदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास जो इंडियन एयरफोर्स है वो नंबर्स के एतबार से उनके पास फाइटर जेट्स ज्यादा हैं हमसे, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को जहन में रखते हुए अपने पायलट्स को तैयार किया, अपनी एयरफोर्स को तैयार किया है। हम इस चीज को हमारा पायलट हर समझता है कि हमारे एक जहाज के मुकाबले में इंडिया के पास 2 या 3 जहाज होंगे, लेकिन हम लोगों ने टेक्निकली खुद को इतना इक्विप किया है कि हम उन 3 जहाजों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। आपके पास जो राफेल्स हैं, आप लोगों ने राफेल उड़ाए, जो हम बार बार बात कर रहे हैं आपके राफेल्स की। देखें, आप लोगों के राफेल जो है वो हर एतबार से बहुत अच्छे जहाज हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है, जो रडार रेंज है जिसपे वो शूट कर सकती हैं, वो हमारे J-10 से, और अब हम लोगों ने जो JF-17 थंडर्स ब्लॉक C अपग्रेड किए हैं उनसे वो मैच नहीं करते। हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। अब 2019 के बाद आपके पास ये फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आई थी जब आप लोगों ने राफेल्स लिए, लेकिन 2022 में जब हम लोगों ने J-10s लिए और अब हमने JF-17 थंडर्स को जो अपग्रेड किया है, अब हमारे पास 30-40 किलोमीटर का एज हमें है। आप अगर इन टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर बात करना चाहते हैं, आपके पास नंबर ज्यादा है। अच्छा ले लीजिए 30 सेकंड मुझे सिर्फ आपके पास नंबर ज्यादा है, आपके पास हर एतबार से आपके पास जो है फाइटर जेट्स भी जिस तरह मैंने पहले कहा ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यहाँ पर पायलट्स हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इस चीज को जहन में रखते हुए इस चीज का जो है वो उनको अंदाजा है कि आपके पास हर चीज नंबर्स में सुपीरियरिटी है, लेकिन इसके बावजूद वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो जंग के महाज पर आप लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। जंग नहीं होनी चाहिए, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आप जंग मुसल्लत करेंगे, मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाता हूं, आप लोगों को नाखून चने भी चटवाएंगे, आप लोगों को धूल भी चटवाएंगे, और मुझे एतमाद है अपनी आर्म फोर्सेस पे कि उनकी ये कैपेबिलिटी है। सर भविष्य किसने देखा, आगे क्या होगा, और जब जंग होगी तो फिर कौन घुटनों पर होगा सर। और 1971 जो है वो तो सभी को पता है सर, किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे सर। आपने अच्छा किया, आपने कबूल किया। में भी आपने यही बोला, 71 में भी यही बोला, 93,000 आपके PW हमारे पास थे। तो ऐसे नहीं है कि अभी आपने हमको छेड़ा है ना, अभी तैयार रहिए। मैं इतना ही कहूंगा, तैयार रहिए। अभी हम महीने 1.5 बाद जब कार्रवाई होगी उसके बाद दोबारा शायद मिले, फिर बात करेंगे। फिर मैं आपसे ये सलाहियत वलाहियत एयरफोर्स की काबिलियत के बारे में दोबारा गुफ्तगू करूंगा। बिल्कुल, टेक्निकल कैपेबिलिटीज को लेकर यहाँ पर हैदर हयात खान साहब की तरफ से एक बड़ी तस्वीर उकेरी गई है। एक सेकंड हैदर हयात खान, आप यहाँ पर शर्मिंदा नहीं होंगे, आप बैठकर कम से कम सुन सकेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने या पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने क्या हशर किया। सर ये भी वक्त बताएगा सर, ये भी वक्त बताएगा। और सर शर्मिंदा होने के लिए थोड़ा सा सर शर्मिंदा होने के लिए थोड़ा सा ज़मीर भी तो चाहिए ना। अब देखिए 1971 के बावजूद आप लोगों से जब बात की जाती है तो आप लोगों की तो आंख में सर शर्म का पानी है ही नहीं। आप लोगों को तो जरा से भी शर्म नहीं आती है सर। 1971 सर करगिल, इतना सब हो जाने के बावजूद सर बालाकोट, सर उरी के बाद स्ट्राइक, इतना सब हो जाने के बाद भी सर वो अमेरिका तक सर ओसामा बिन लादेन को आप ही के आकर मारकर जाता है सर। इतना सब होने के बाद भी सर आपको कहां शर्म आती है सर, कहां शर्म की बात आप कर रहे हैं सर। जेब नहीं देता सर, शोभा नहीं देता आपको, ये शर्म की बात आपको शोभा ही नहीं देती ना सर। देखिए मैंने कितने आपको बता दिए पुराने इतिहास के पन्ने पलटकर, आप शर्म की बात करते हैं सर। शर्म जिसको होती है ना सर, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता नहीं है। ठीक है, आइए सिन्हा साहब, टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर भी मुझे लगता है हैदर हयात खान साहब को जवाब देकर भेजेंगे। आइए जनरल सेना, आइए जनरल सेना। रोमाना मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे ना 4-5 दिन पहले का न्यूज़ है, इनके पायलट्स, ये पायलट पे बहुत उछल रहे हैं उनकी काबिलियत पे। इनके पायलट ने F-16 चलाते हुए वो F-16 क्रैश कर गया, वो आग लग के ज़मीन पे गिरा। ये तो इनकी काबिलियत है। हाल फिलहाल में इनके मिनिस्टर जाते हैं चाइना। एक सेकंड, इनका आवाज़ कम कर दो रोमाना। इनके मिनिस्टर सुन लीजिए, जनरल साहब को सुनिए, आपको सबने सुना आराम से। रोमाना, इनके मिनिस्टर जाते हैं चाइना, और चाइना के कंसर्न मिनिस्टर ने इनको बोला कि खबरदार जो तुम्हारा J-17 मेरा इस्तेमाल किए हो, ये J-17 पे उछलते हैं, ये बकवास एयरक्राफ्ट है। और चाइना भी इस बात को जानता है। जैसे F-16 का TRP घट गया था जब एक अभिनंदन ने उड़ाया था, उसी तरह से इनका जो J-17 है TRP ऐसे घटेगा। 3-4 देश को बेचने जा रहा है चीन।
चेयरमैन टीम, तो उन्होंने हिदायत दी है पाकिस्तान को नहीं इस्तेमाल करोगे। ये खाली हवा में बात करते हैं, एक्चुअली इनको जमीनी स्तर पे है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, खाली इनको जो अफीम खिलाया जाता है ना कि हम तुम जीतोगे। अफसोस तो देखिए इसी बात का है ना कि पाकिस्तान जो है वो सुधरता नहीं है, बार बार हिंदुस्तान की तरफ से सबक सिखाया जाता है, बार बार पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। और इसीलिए इस बार हिंदुस्तान ने फैसला लिया है, इस बार आतंक के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है जो भारत अंजाम तक पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।